तो हम लोग ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करी थी कल, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम, नेचर का। नेचर किसका? इलेक्ट्रोवैलेंट का। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिससे मिलकर ये बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? आइंस होते हैं। कौन होते हैं? आइंस होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? आइंस होते हैं। जबकि अगर हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, सॉरी, कोवैलेंट कंपाउंड्स की, कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सीपी आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आई ये बात? कैसे, जरा समझना। अगर हम NaCl का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl, तो NaCl में क्या होता है? NaCl में Na का एक आयन 6 Cl के आयंस के साथ में लगता है ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे, ऐसे 6 Cl के साथ में लगता है, ये Cl नेगेटिव के साथ में। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर एक Cl जो रहेगा वो 6 Na के साथ लगेगा बेटा, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पीछे भी Na पॉजिटिव और आगे भी Na पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये पीछे वाला Na भी 6 Cl के साथ में लगेगा। ठीक है, एक आगे हो गया और एक पीछे हो गया इसके, और ये इसके साथ में जुड़ जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, और यहाँ पीछे वाला Cl भी Na के साथ में लगेगा, Na पॉजिटिव, ये Cl के साथ में जुड़ जाएगा, इसके पीछे भी क्या आएगा? Cl आएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये बॉक्स टाइप का नजर आ रहा है? एक बॉक्स टाइप का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, ये जो आपको बॉक्स टाइप का यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे आपस में से जोड़ो। ठीक है, तो ये सिंपली एक क्यूब बनता है। ऐसे ही क्यूब इसके बगल में बनता जाएगा, दिखाई दे रहा है आपको? ये भी एक दूसरे जुड़ जाएंगे, यहाँ भी आपका एक Cl आ जाएगा, इससे ये जुड़ जाएगा Cl नेगेटिव, ये पीछे यहाँ पर एक Na आएगा, इससे जुड़ जाएगा, ये इसके Cl से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके इस तरफ भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके पीछे भी लगेगा, ये जुड़ते जाएंगे, हाँ ये NaCl का क्रिस्टल बनेगा। तो यहाँ एक दूसरे से किससे जुड़ रहा है? ये आयंस है जो एक दूसरे से जुड़ रहा है। जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एक मॉलिक्यूल, जैसे HCl, हमने HCl को लिया और HCl का एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ आयंस तो बने नहीं है। ठीक है, अब देखो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं। एक तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने इसी तरीके से, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं किससे? बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। किससे जुड़ते हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये जुड़ते हैं। कौन से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये? तो मैंने आपको ये बताया था,
देखिए जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड कराए थे तो मैंने ये कहा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर वाल इंटरेक्शन, ये आपके क्या होते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं पड़ते, नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड में आपस में जोड़ने वाला भी कौन होता है, कौन होता है जोड़ने वाला, कूलाम्बिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर एक आयन दूसरे आयन से जुड़ रहा है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जबकि यहां ये जुड़ रहे हैं किससे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं एक दूसरे से। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, गैसियस फॉर्म। कौन सी होती है, अब गैसेस को ठंडा करें या प्रेशर लगाएं तो पास में आ जाते हैं और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करने लगता है तो ये बन जाती है लिक्विड। हम और ठंडा करें तो यही बन जाता है सॉलिड। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फेस चेंज के लिए। किस चीज के लिए, फेस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि यहां ये नहीं है वीक, यहाँ तो बहुत तेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसलिए NaCl रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, सॉलिड। यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, हमारे रूम का टेम्परेचर काफी होता है इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो जनरली ये लिक्विड या गैसियस फेज में होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड और गैसियस फेज में होते हैं। कौन, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और अगर सॉलिड फॉर्म में भी होंगे तो सॉफ्ट सॉलिड होंगे। इफ सॉलिड, अगर ये सॉलिड होंगे तो कैसे होंगे, सॉफ्ट सॉलिड। जबकि आयनिक कंपाउंड कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं और अच्छे खासे हार्ड सॉलिड होते हैं। तो हार्ड सॉलिड होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इनका गैसियस या लिक्विड होने का रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि क्या होता है, वीक होता है। कैसा होता है, समझ में आ गई बात। अब देखो यहीं पर हम देखें तो ये आपके जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स रहते हैं ये सब होते हैं कैसे, नॉन वॉलेटाइल। कैसे होते हैं, सॉरी, वॉलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, वॉलेटाइल, ये सब होते हैं वॉलेटाइल। जबकि आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कम टेम्परेचर पर ही उड़ जाएं। ठीक है, तो देखो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे हैं, वीक है, तो कम टेम्परेचर पर ही ये उड़ जाएंगे, यानी ये बॉयल होने लगेंगे, बॉयल ऑफ हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल। जनरली वॉलेटाइल का मतलब ये होता है जो 100 डिग्री के अंदर उड़ जाए, और जो 100 डिग्री के ऊपर उड़े उससे हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। क्या बोलते हैं, तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। कौन, आयनिक कंपाउंड, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई। कैसा रहता है, क्योंकि इन्हें अलग अलग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे क्या तोड़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलाम्बिक फोर्स। जबकि यहां पर आपको किसे तोड़ना है, सिर्फ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, लो रहेगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है। अब देखते हैं कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर। तो ये जितने भी रहते हैं ये आपके गुड कंडक्टर रहते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के।
they are good conductor of electricity. Good conductor of electricity. पर कहां पर इन aqueous state और molten state. In solid state they do not conduct electricity. In solid state they do not conduct electricity. क्यों? देखो बेटा, जब आप मोल्टन स्टेट के बारे में बात करते हो मतलब आपने इसे पिघला दिया, और जब पिघला दिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सब क्या हो गए? अलग। पिघलाने का मतलब क्या होता है? इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपने तोड़ दिया, ठीक है? या आपने पानी में भी डाला, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया? तो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में इनके आयंस फ्री हो जाते हैं। आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। कब? मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में। और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, क्योंकि आयंस मिल गए, और आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। यहां पर आयंस ही नहीं होते हैं, नो आयंस, कोई आयंस ही नहीं होंगे, सो नो कंडक्शन। तो ये कंडक्शन करते ही नहीं है, नो कंडक्शन। ठीक है, अपनी सॉलिड, मोल्टन या एक्वस स्टेट में दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अच्छे कंडक्टर होते ही नहीं है। ठीक है, किसमें? सॉलिड में भी नहीं होते हैं, गैस में भी नहीं होते हैं, और लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होते हैं, यानी एक्वस स्टेट में भी नहीं होते हैं। इन सब में ही दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन छोड़े जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट मतलब कार्बन कार्बन से मिला होता है, और वो अच्छा खासा कंडक्टर होता है। ठीक है, उसे अगर हम छोड़ दें, उसके भी अपने रीजंस होते हैं, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए देखो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो आयंस या इलेक्ट्रॉन, या तो आयंस या इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन को जब बाउंड कर दिया जाए, उसका भी बॉन्ड बना दिया है, तो वही ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो नॉन कंडक्टर होता है। तो उन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए, जैसे यहां पर हम बात करें एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी को, और अच्छा खासा कंडक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात होती है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? तो अब डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, इन दोनों में जरा अंतर देखना, अंतर क्या होता है। आयोनाइजेशन में अगर हम बात करते हैं कि हमने HCl को लिया, इसे लिया, HCl को लिया, और इसे हमने पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालने पर देखो हमें मालूम है पार्शियल नेगेटिव यहाँ है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है। पानी हमारा पोलर होता है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या करेगा? सारे पॉजिटिव वालों का मुंह किस तरफ कर देगा? क्लोरीन की ओर कर देगा, और सभी नेगेटिव वालों का मुंह किस तरफ कर देगा? वाटर अपना हाइड्रोजन की ओर कर देगा। और इस तरीके से क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? ये इलेक्ट्रॉन बीच में से पहले कहां थे? क्लोरीन की ओर थे। ये वाटर क्लोरीन से कहेगा भाई तुम पूरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले पा रहे, आयन क्यों नहीं बन पा रहे? तो कहेगा भाई मेरे पास पॉजिटिव की कमी है। वाटर कहेगा हम पॉजिटिव दे रहे हैं अपनी ओर से तुम्हें, देखो खींच लो। हाइड्रोजन से कहेगा तुम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छोड़ेगा? वो कह रहा है, वो कहेगा कि हमारे पास में नेगेटिव की कमी है। वो कहेगा हम आपको नेगेटिव दे रहे हैं, छोड़ दो। तो ये पूरे पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे? क्लोरीन के पास। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव, और ये किसमें? Cl नेगेटिव। क्या ये पहले से आयनिक था? अब पूरा पूरा +1 चार्ज और पूरा पूरा -1 चार्ज आ गया। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आयंस में। किसमें कन्वर्ट हो गए? और आयंस में जब ये कन्वर्ट हो गए,
तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे आयोनाइजेशन। क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? तो आयोनाइजेशन कहाँ होता है? कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर डिसोसिएशन के बारे में बात करें, यहां हमने NaCl को लिया, ये ऑलरेडी आयनिक थे, बस जुड़े थे, बस इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें अलग अलग करना था। तो हमने इसे क्या आयंस में कन्वर्ट किया? दे आर ऑलरेडी आयनिक, दे आर ऑलरेडी आयनिक, ये पहले से ही आयनिक है। तो हमने सिर्फ इन्हें अलग अलग किया, यानी डिसोशिएट किया। तो जब हमने इन्हें अलग अलग कर दिया तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? डिसोशिएशन। क्या कहा है? तो डिसोशिएशन कहाँ होता है? इन आयनिक कंपाउंड। किसमें होता है? आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि वहां पर वो ऑलरेडी आयनिक होते हैं, उनमें आयंस होते हैं, तो वहां डिसोसिएशन होता है। और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है? आयोनाइजेशन इन कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि दे आर नॉट ऑलरेडी आयंस, दे आर नॉट हैविंग आयंस। तो यहाँ आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, आयंस फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है? आयोनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गया सभी को? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी के लिए एक चीज याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक जो जैसा होता है वो वैसे में घुलता है, ठीक है? आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? कंपाउंड्स आर पोलर। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने हैं और ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट चार्ज, तो पोलर हैं। तो दे आर सॉल्युबल इन, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल होंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्या हो गया? वाटर। क्या हो गया? ठीक है। बट इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हेप्टेन, हेक्सेन, ईथर्स, इन सब में आपके ये इनसॉल्युबल होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड। जबकि कोवलेंट कंपाउंड जो रहते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इनसॉल्युबल इन, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के और भी एग्जांपल दे दूं मैं आपको। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। पर कुछ आयनिक कंपाउंड जो पोलर होते हैं, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड, जो कोवलेंट कंपाउंड पोलर होते हैं वो वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे HCl। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना, पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल रहेंगे किसके अंदर? इन वाटर, क्योंकि उनमें थोड़ी सी क्या है? पोलैरिटी है। ठीक है। और जो नॉन पोलर होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। नॉन पोलर आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर।
जैसे नॉन पोलर में हम बात करें कि हमने N2 गैस ली है, या हमने H2 गैस ली है, या हमने O2 गैस ली है, ये सब जितनी भी रहती है, ठीक है, ये सब आपके पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। Cl2 गैस हो गई, ये सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। 10th के लेवल पर हम ये मानते हैं सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किस रेट से आपके ये रिएक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट, दे शो रैपिड रिएक्शन स्पीड, या रैपिड रिएक्शन स्पीड, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। 1 सेकंड के कई हजारवें पार्ट में आपके रिएक्ट कर जाएंगे, इसीलिए इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा नहीं जा सकता है। आप 12th में पहुंचेंगे, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है जहां रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा जाता है, वहां पर हम आयनिक कंपाउंड्स को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? इनकी रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, तो जो बहुत जल्दी रिएक्शन होती है उसके रेट को हम नहीं पढ़ सकते हैं, रेट को नहीं निकाल सकते हैं। 1 सेकंड के हजारवें भाग में ये कंप्लीट हो गई। और जो बहुत स्लो रिएक्शन होती हैं उन्हें भी हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब मालूम पड़ा रस्ट लगी कई सालों में, अब हमने कहा कि बताओ 1 मिनट में कितनी रस्ट लगी, आप नहीं बता पाओगे। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके नाखून बढ़ते हैं, अब मैंने कहा बताओ 1 मिनट में कितना नाखून बढ़ा, तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो मॉडरेट रिएक्शन को हम वहां पढ़ते हैं। तो देखो, जितनी भी आयनिक होती हैं, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, उसके रेट को हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी रैपिड रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? रैपिड रिएक्शन होती है, ठीक है। जबकि ये स्लो स्पीड पर होती है। कौन सी? ये स्लो स्पीड पर होती है। कौन सी रिएक्शंस होती हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो इनके रेट को हम वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बस यही कुछ एक प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ पर पढ़ना था, इन प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश। सारे क्वेश्चन, सारी इंटेक्स लगाइए, सारे डाउट्स मुझसे पूछिए, ठीक है।